जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो फिजिक्स की क्लास होगी, यानी भौतिक विज्ञान की क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो मैंने आपको सब बता दिया है। जो भी फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएँ, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस या जीके की क्लास आपकी चल रही है, हिंदी की क्लास आपकी चल रही है, रीजनिंग की क्लास आपकी चल रही है, मैथमेटिक्स की क्लास आपकी चल रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले कि सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और फिजिक्स की क्लास हो या मैथ की क्लास हो या रीजनिंग की क्लास हो, जीके जीएस की क्लास हो, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास अगर आप चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं और करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूंगा। आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कि सरल रेखा में गति के जो टॉपिक हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इससे पहले कि अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि कोई, मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हुए चल रहा हूँ, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तब वस्तु की गति होगी। तब वस्तु की गति होगी। कैसी होगी आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक विमीय, वन डायमेंशन मोशन। ऑप्शन बी है द्विविमीय। ऑप्शन सी है त्रिविमीय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है आप कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ है ऑप्शंस हैं आपके समान दूरी तय कर रही है, ऑप्शन बी है समान वेग से चल रही है, ऑप्शन सी है चाल शून्य है, और ऑप्शन डी है समान त्वरण से चल रही है। ठीक है। आंसर आपको पता है तो आंसर आप देते हुए चलिए, जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक वस्तु का चाल समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर है। एक्स अक्ष के समांतर है।
इसका अर्थ है ऑप्शन ए, वस्तु समान गति से चल रही है। ऑप्शन बी है, वस्तु असमान रूप से गतिमान है। ऑप्शन सी है, स्थिर है। ऑप्शन डी है, तीव्र रूप से गतिमान है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 प्रश्न लिखा है। आइए इन प्रश्नों का हम लोग उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये मार्कर नीचे की ओर जाके नीचे की ओर जाएगी, यानी पृथ्वी पर गिरेगी। तो अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से फ्री फॉलिंग हो रहा है, मुक्त रूप मैंने आपको बताया था, मुक्त पतन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर कोई भी चीज़ मुक्त रूप से ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है ऐसे, तो आपसे पूछ रहा है कि वो वस्तु कौन सी गति करेगी, एक विमीय गति करेगी कि द्विविमीय गति करेगी या त्रिविमीय गति करेगी। तो मैंने गति के बारे में आपको बताया था, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक विमीय गति जैसे रेल की पटरी पर दौड़ती हुई गाड़ी, सड़क पर दौड़ती हुई कार, है ना, इस मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये सीधा नीचे की ओर आएगा, एक विमीय गति करेगा। ऐसे ही गेंद को जब हम नीचे से ऊपर ऐसे सीधा फेंकते हैं तो भी क्या करता है, 1 डायमेंशन मोशन करता है। तो कोई भी चीज़ अगर मुक्त रूप से नीचे की ओर गिर रही है तो कैसी गति करेगी भाई, एक विमीय गति करेगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। समय के अनुक्रमानुपाती होने का क्या मतलब है कि अगर ये दूरी हो गई s, है ना, और ये किसके अनुक्रमानुपाती है, समय के। मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है। मतलब अगर 1 सेकंड में जो वस्तु है वो 10 मीटर चलता है तो 2 सेकंड में 20 चलेगा, 3 सेकंड में 30 चलेगा, 4 सेकंड में 40 चलेगा। मतलब यह है कि दूरी अगर समय के अनुक्रमानुपाती है तो इसका मतलब यह है कि वस्तु जो है वो समान वेग से नहीं समान चाल से गतिमान है। तो कहने का मतलब यह है कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर दूरी समय के प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब कि वस्तु जो है वो समान वेग से गतिमान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक वस्तु का चाल समय ग्राफ x अक्ष के समांतर है। इसका क्या अर्थ है? मैंने आपको बताया था, मैंने आपको चाल समय, विस्थापन समय, समय त्वरण, तीनों प्रकार के जो ग्राफ होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। क्या क्या रीजन्स होते हैं, क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको सब समझाया था। तो इसका ऑप्शन दिया गया है, वस्तु समान गति से चल रहा है, वस्तु असमान रूप से गतिमान है, स्थिर है, तीव्र रूप से गतिमान है। तो भैया एक वस्तु का चाल समय ग्राफ x अक्ष के समांतर है। जब भी चाल समय ग्राफ की बात करें या फिर आप समय विस्थापन ग्राफ की बात करें या आप समय त्वरण की ग्राफ की बात करें, जब भी किसी भी वस्तु का चाल समय ग्राफ, समय विस्थापन ग्राफ, समय त्वरण ग्राफ अगर वो x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है कि वो एक समान रूप से गतिमान है। तो अगर चाल समय ग्राफ x अक्ष के समांतर है, आपको मैंने बताया था कि ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अगर ऐसे कोई वस्तु गतिमान है, ये वस्तु के चलने की ग्राफ बनाई गई है, तो ये अगर x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब ये है कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वस्तु जो है वो एक समान रूप से गतिमान है, यानी कि इसका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ग्राफ के बारे में मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो, अलग वीडियो मैंने बनाया था और मैंने आपको बताया था कि चाल समय ग्राफ क्या होता है, फिर समय विस्थापन ग्राफ क्या होता है, समय त्वरण ग्राफ क्या होता है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा और आप कंफ्यूज रहोगे तो आप गलत आंसर टिक करके चले आओगे। ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है ना। ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं और आप क्या करते हो, आप जल्दबाजी में गलत आंसर टिक करके चले आते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसे प्रश्नों का आंसर आपसे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए।
कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो समझने वाली चीज़ है। अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो ताउम्र ज़िंदगी भर आपको भूलेगा नहीं और कभी भी आप क्वेश्चंस गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो रेलगाड़ियाँ हैं, दो रेलगाड़ियाँ U तथा V वेग से एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिमान है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है, तब पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग होगा। ऑप्शंस हैं आपके v माइनस यू, ऑप्शन बी है v प्लस यू, ऑप्शन सी है u माइनस वी एंड ऑप्शन डी है 0। क्वेश्चन आपके सामने है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूंगा मैं। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है, तब उसका ऑप्शन ए वेग अधिक होता है, ऑप्शन बी त्वरण शून्य होता है, ऑप्शन सी वेग शून्य होता है, ऑप्शन डी त्वरण अधिक होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से h मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिरती है। पृथ्वी तल पर पहुंचने पर उसका वेग होगा। ऑप्शंस हैं आपके GH, ऑप्शन बी है 2GH, ऑप्शन सी है √2GH एंड ऑप्शन डी है GH/2। चलिए इन क्वेश्चंस को भी हम लोग करते हैं और देखते हैं कि इनका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां U और V वेग से एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान है, ठीक है। तब पहली गाड़ी के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का वेग बताइए। लास्ट क्लास सरल रेखा में गति का जो लास्ट क्लास है, इसके पहले वाला, उसमें मैंने आपको बताया था सापेक्षिक गति या आपेक्षिक गति के बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में
मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। एक वस्तु को रेस्पेक्ट दे करके दूसरे वस्तु के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक ट्रेन पे बैठ के दूसरी ट्रेन का वेग देखना, दूसरी ट्रेन पे बैठ के पहली ट्रेन का वेग देखना, वो होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में गतिमान है या विपरीत डायरेक्शन में गतिमान है। तो यहाँ पर बोल रहा है विपरीत दिशा में गतिमान है, यानी एक अगर पूरब जा रहा है दूसरा पश्चिम जाएगा, ठीक है, एक उत्तर जा रहा है दूसरा दक्षिण जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होती तो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों रेलगाड़ियाँ, दोनों वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिमान हैं, तब पहले के सापेक्ष निकालो चाहे दूसरे के सापेक्ष निकालो, उनका जो सापेक्षिक वेग होता है उन दोनों का वेग जोड़ के हम लोग निकाल लेते हैं। यानी पहला रेलगाड़ी अगर u वेग से गतिमान है, दूसरा v वेग से गतिमान है और दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है, तो पहले के सापेक्ष दूसरी गाड़ी का जो वेग होगा वो v प्लस यू होगा और दूसरी गाड़ी के सापेक्ष पहले का जो वेग होगा वो भी v प्लस यू ही होगा, ठीक है। अगर दोनों एक ही दिशा में गतिमान होते तो हम v माइनस यू के साथ जाते, क्योंकि जब एक ही दिशा में गतिमान होंगे तो घटाएंगे और जब विपरीत दिशा में गतिमान होंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी जो आपका सही हो जाएगा, नहीं करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है तब उसका क्या होता है। कोई भी चीज़ जैसे मार्कर है, मैं ऐसे ऊंचाई पर फेंक दूंगा, अगर ऊपर की ओर फेंकूँ तो जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका वेग क्या होता है, घटते जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी नीचे से इसको खींच रही है, एक बल लगा रही है। तो इस वस्तु का जो वेग है, इस मार्कर का जो वेग है वो घटते 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 एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर ये शून्य हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये मार्कर अपनी महत्तम ऊंचाई पर पहुँच गया है। तो जब भी कोई चीज़ ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसका महत्तम ऊंचाई पर, इन मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो शून्य हो जाती है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेग क्या होगा? शून्य हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर वस्तु का वेग शून्य हो जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से गिरती है। 10 मीटर ऊंची मीनार है, उस वहाँ ऊपर से ऐसे कोई वस्तु गिरती है, जब गिरेगी तो उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब ऐसे स्वतः छोड़ी जाती है, मुक्त पतन होता है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? शून्य होता है। मैंने आपको बताया था। तो कह रहा है कि पृथ्वी तल पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। पहली बात तो छोड़ी गई है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य हो गया। तो आपको पता है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस में क्या 2gh प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर ये 0 हो गया तो यहाँ पर ये कहानी खत्म हो गई। तो v इक्वल टू क्या हो गया? वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो रूट में 2gh, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझें, एनालाइज करें, उसके बाद में आप रिफ्लेक्ट करें। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप पहले चीज़ों को समझें, उसके बाद अपना आंसर दें, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है भाई? ऑप्शन ए चाल को, ऑप्शन बी त्वरण को, ऑप्शन सी वेग को, ऑप्शन डी दूरी को, है ना। किसको प्रदर्शित करता है? इसका आंसर आपको पता होगा, 100% पता होगा। कह रहा है कि एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वस्तु का त्वरण ऑप्शन ए बढ़ रहा है,
ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी शून्य है, ऑप्शन डी नियत है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान शून्य होता है जब f का मान 1 से ज़्यादा होगा, f का मान 1 से कम होगा, f का मान 1 के बराबर होगा या f का मान 0 होगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 3 प्रश्न और लिख दिया है, आइए इनका भी आंसर खोजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। मैंने आपको बताया था कि समय विस्थापन ग्राफ की जो ढाल होती है वो वेग को प्रदर्शित करती है, चाल समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो त्वरण को प्रदर्शित करती है ना। तो यहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो चाल समय ग्राफ को लेकर के, और जब चाल और समय की बात होगी तो वो हमेशा किसको शो करेगी, एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को प्रदर्शित करेगी। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनके बारे में मैंने आपको बताया था, ग्राफ वाली वीडियो आप देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दूरी किसके समानुपाती है, वर्ग, दूरी जो है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि वस्तु का त्वरण क्या है। भाई दूरी जो है वो समय के साथ चल रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है, तो इसका मतलब चाल नियत है, और चाल नियत का मतलब त्वरण नियत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहा है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण ए का मान शून्य होता है। ठीक है, जब निर्देश तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। तो कह रहा है कि त्वरण का मान शून्य होता है। अगर त्वरण शून्य है तो कब शून्य होगा त्वरण, जब वस्तु गतिमान नहीं होगी, और गतिमान नहीं होगी तो उसका वेग नहीं होगा। वेग कब आता है, जब हम बल लगाते हैं, और बल अगर शून्य है तो वेग शून्य होगा, वेग शून्य है तो त्वरण शून्य होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बल का मान जब 0 होगा तभी त्वरण शून्य होगा। ठीक है, तो इन तीनों प्रश्नों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पहले प्रश्न में बताया कि चाल समय ग्राफ की ढाल जो होती है त्वरण को बताती है। दूसरे में मैंने बताया कि अगर एक वस्तु गतिमान है और दूरी जो है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो इसका मतलब यह है कि उसका त्वरण जो है वो नियत है ना, नियत त्वरण से गतिमान है। और तीसरा है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय और अजड़त्वीय के बारे में मैंने आपको बताया था। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, जिनमें न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो जड़त्वीय और अजड़त्वीय के बारे में मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, उस क्लास को ज़रूर आप देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है ना, कितने आसान आसान प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही आसान प्रश्न आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो भाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 10, दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात के वेगों से ऊपर की ओर फेंके जाते हैं, ऊपर की ओर फेंके जाते हैं। यदि वे क्रमशः h1 व h2 ऊंचाई तक जाते हैं, ऊंचाई तक जाते हैं, तब h1 अनुपात h2 का मान
होगा। आपको H1 और H2 का अनुपात बताना है। ऑप्शन ए है 3:5, 3:5। ऑप्शन बी है 5:3। ऑप्शन सी है 15:1 एंड ऑप्शन डी है 9:25। कमेंट करके आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है तथा मंदन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब कण द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी होगी। ऑप्शंस हैं आपके 19 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 75 मीटर, ऑप्शन डी 1 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तब मीनार की ऊंचाई है। ऑप्शंस हैं आपके 20 मीटर, ऑप्शन बी है 80 मीटर, ऑप्शन सी है 40 मीटर एंड ऑप्शन डी है 160 मीटर। ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और अभी तक इसके पहले के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, हमें पढ़ना था और हमें समझ के अपना आंसर दे देना था। इसमें थोड़ा सा हमें पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात के वेगों से ऊपर की ओर गतिमान है। मतलब एक पत्थर का वेग 3 है, एक पत्थर का वेग 5 है। तो कह रहा है कि फेंके जाते हैं, तो यदि वे क्रमशः H1 और H2 ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो आपको बताना है कि H1 और H2 का अनुपात क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, आप जान लीजिए कि अगर दो पत्थर परस्पर 3:5 के अनुपात से ऊपर की ओर फेंके जा रहे हैं, तो अगर ऊंचाई की बात होगी, महत्तम ऊंचाई की बात होगी, तो जाहिर सी बात है अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आपके पास जो गति का तीसरा समीकरण है v² = u माइनस, अच्छा माइनस क्यों लगाया यहाँ पर, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि पत्थर जो है ऊपर की ओर फेंके जा रहे हैं। जब ऊपर की ओर कोई भी चीज़ फेंकी जाती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होता है घट रहा होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। मैंने आपको बताया था गति के समीकरण वाले में, जब मैंने गुरुत्वाधीन गति के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि माइनस कब लगता है, प्लस कब लगता है। जो ऊपर फेंकेंगे तो माइनस लगेगा, नीचे फेंकेंगे तो प्लस लगेगा। अब ऊंचाई H1 और H2 की बात हो रही है, इसका मतलब जो हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो जाते जाते वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, और जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो उसका अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया भैया 0। अगर ये 0 हो गया, इसका मतलब कि 0 = u² - 2ag। अगर हम 2gh को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा u² = कितना, 2gh। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम इसको u1 बोल दें, इसको हम H1 बोल दें, तो इसी प्रकार ये पहले पत्थर के लिए हो गया, ये दूसरे पत्थर के लिए हो जाएगा 2gh2। और इन दोनों का अनुपात दिया गया है, बेगों का अनुपात दिया गया, तो बटा लगा दो ऐसे, 2g से 2g कट जाएगा। u1 का मान 3 है, u2 का मान 5 है, तो यहाँ पर 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये आ गया H1 बटे कितना, H2। ये जो है अनुपात का मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, बटा होता है। तो अगर 9/25 है तो इसका मतलब 9:25 है, और ये हो जाएगा H1 अनुपात क्या, H2। इसका मतलब ऊंचाई का जो अनुपात आया है वो 9:25 आया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप आप समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। प्रारंभिक वेग यानी u का मान 10 दिया गया है तथा मंदन 2 मीटर पर सेकंड है। a का मान दिया गया है -2। मंदन हो रहा है तो नेगेटिव के साथ लिखेंगे त्वरण को। तब कण द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कण द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, n एक फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, n सेकंड में तय की गई दूरी, 90 सेकंड में तय की गई दूरी, 90 सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला होता है SN बराबर U प्लस A/2 2n-1। ये फार्मूला होता भैया। अगर कोई भी वस्तु 90वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 15वें सेकंड में, 100वें सेकंड में अगर दूरी तय करती है तो उसका फार्मूला लगाएंगे S = U प्लस A/2। A मतलब मंदन यानी त्वरण जो यहाँ पर दिया गया है, और 2n-n मतलब क्या, सेकंड, कितने समय में, है ना, -1। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, 5वें सेकंड की बात हो रही है, तो हम निकालेंगे S5, है ना, S5 के बारे में बात करेंगे। S5 मतलब 5वें सेकंड में दूरी हम निकालने चल रहे हैं। इसी फार्मूले में फिट कर दो, u का मान दिया है 10 तो ये हो गया 10 माइनस a का मान कितना है, -2 है तो ये हो गया -2/2, और 2 × n की वैल्यू 5 है भाई। n मतलब क्या, 5वें सेकंड, तो इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ तो 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 10 में से 1 निकल गया तो 9 बचेगा, 10 में से 9 निकालोगे कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। यानी कि कोई भी वस्तु अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, उसका मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 5वें सेकंड में वो 1 मीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, 90वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर u प्लस A/2 2n-1 होता है। अब इसमें चाहे 10 सेकंड पूछे चाहे 20 सेकंड पूछे, आप n की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है कि मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर, जैसे कोई भी चीज़ छोड़ी जाएगी वहाँ पर उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि मुक्त पतन हो रहा है। तो पहली चीज़ तो इसमें क्लियर हो गई कि u जो है वो क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुँचता है, t का मान हो गया 4, है ना। कह रहा है तब मीनार की ऊंचाई बताइए। प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, t का मान 4 है, आपको ऊंचाई पूछ रहा है आपसे, तो लगा दीजिए आप कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ से मिटा देता हूँ। देखो भाई, h बराबर क्या होता है, h बराबर ut प्लस हाफ at² होता है, ये होता है ना, हाफ at² होता है। अच्छा, वो कह रहा है कि मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। सॉरी, यहाँ पर a नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर g होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। अब भैया बताओ, u का मान तो हो गया 0, क्यों, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा आपके पास क्या, h बराबर हाफ gt², हाफ gt²। अब t का मान है 4 सेकंड, तो t की जगह पर 4 रख देंगे, g का मान 10 ले लेंगे, ठीक है। तो 1/2, g का मान हो गया 10, और यहाँ पर 4 रखोगे, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 16 का 5 में गुणा करोगे 80 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर अगर 4 सेकंड में पहुंचेगा तो उस मीनार की ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे। आप देख पा रहे हैं कि बहुत टिपिकल नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें आपको समझ में अगर आ रही हैं, अगर आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझे हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुश्किल से 30 से 35 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। विस्थापन S बराबर 2 - 5t + 6t² मीटर है, तब पिंड का प्रारंभिक वेग होगा। ऑप्शन है आपका -5 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन है -3 मीटर पर सेकंड, सी ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकंड,
एंड डी ऑप्शन है 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड चाल से गति कर रही है। चाल से गति कर रही है। इसे रोकने के लिए 4000 न्यूटन के बल से रोका जाता है। इसे 4000 न्यूटन के बल से रोका जाता है। तब कार को रोकने में लगा समय बताना है आपको कि कार को रोकने में कितना समय लगेगा। 5 सेकंड का समय लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा, 15 सेकंड का समय लगेगा या 20 सेकंड का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कार सर्वप्रथम 5 किलोमीटर दूरी पूरब दिशा में तय करती है। उसके बाद 12 किलोमीटर दूरी उत्तर दिशा में तय करती है। तब कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन बताइए। ऑप्शन है आपके 17 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 15 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 50 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। चलिए इन प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विस्थापन s = 2 - 5t + 6t स्क्वायर मीटर है, तब पिंड का प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है कि जब हमने चलना शुरू किया था, उस समय क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर ब्रैकेट में हमें नहीं दिया गया, लेकिन हमें यह समझना है कि t = 0 पर हमें वेग बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, S बराबर दिया गया है 2 - 5t + 6t स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है ds/dt। यहाँ पर अवकलन की बात की जा रही है, यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा। तो अवकलन कैसे करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ds/dt हो जाएगा। d/dt लगा देते हैं तो ds/dt हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो गया। t का अवकलन 1 होगा तो केवल -5 बचेगा, प्लस यहाँ पर t स्क्वायर का अवकलन होगा तो ये आ जाएगा 2t। क्या हो गया, 2t। तो यहाँ पर आएगा -5 + 12t, है ना। तो ये हो गया v = कितना, -5 + ds/dt क्या होता है, v होता है 12t। अब t बराबर 0 रखोगे तो जैसे 0 रखोगे ये खत्म हो जाएगा, आपके पास आएगा आंसर
-5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें वेग मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। चाल कितनी है? 40 मीटर पर सेकंड। 4000 न्यूटन के बल से रोका जाता है, तब कार को रोकने में लगा समय, टाइम बताना है क्या लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ठीक है। देखो भाई, द्रव्यमान यानी m का मान दिया है 1000, कोई गल नहीं। बल दिया भैया 4000, लो भाई लिख दिया। तो सबसे पहले हम त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण क्या हो जाता है? यह बटे m हो जाता है, क्योंकि यह बराबर ma होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यह बराबर क्या होता है? ma। अभी न्यूटन का हम लोग नियम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा, यह बराबर ma। इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो यहाँ से अगर a का मान निकालोगे तो m इसके नीचे चला जाएगा, और चला गया तो f का मान कितना भाई? 4000, लो भाई 4000 बटे में m का मान 1000, लो भाई 1000। ये कट गया, कितना आया? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और माइनस के साथ। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि भैया गाड़ी को रोक रहे हो, जब रोकोगे तो मंदन होगा, मंदन होगा तो त्वरण जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान था, तो आपको समय बताना है कि समय कितना लगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेते हैं। अच्छा, जब आप कार को रोक रहे हो तो रोकने के बाद कार का अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लो भाई अंतिम वेग, गति का पहला समीकरण लगा देते हैं। v = प्लस में कितना? 80 होता है। त्वरण आपका है नेगेटिव, तो मंदन हो रहा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो v का मान हो गया 0, अंतिम वेग 0 हो गया। u का मान कितना है? u का मान 40 है, तो ये 40 हो गया। a का मान कितना है? -4 है, तो ये -4 हो गया। अब t का मान बताना है। इस 4t को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, 4t = 40, 4 से काटोगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि कार जो है वो कितने समय में रुकेगी? 10 सेकंड में रुकेगी। आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है कि एक कार सबसे पहले 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, उसके बाद 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो आपको बताना कि कार ने कितनी दूरी तय की है और कार का विस्थापन क्या है, ठीक है। तो एक बार फिर इसको मैं मिटाऊंगा, तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखो भाई, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में बता देता हूँ। ये अगर उत्तर है, नॉर्थ है, तो ये साउथ होगा, और ये अगर नॉर्थ है तो ये ईस्ट होगा, यानी पूरब होगा, ये पश्चिम होगा, ठीक है। अब कार सबसे पहले 5 किलोमीटर पूरब में चलता है। तो मान लो कि कार यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ से चलते हुए पूरब की ओर यहाँ पर आता है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर उत्तर की ओर चलता है 12 किलोमीटर। मान लो यहाँ पर पहुँच गया 12 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि उसने कुल कितनी दूरी तय की है। तो दूरी के लिए सीधा सीधा आप जानेंगे कि पहले कितना चला? 5, उसके बाद कितना चला? 12। तो 5 और 12 कितना हो गया? 17। तो आपके ऑप्शन में 17 कहीं पर है, यहाँ पर है, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका ए हो गया, क्योंकि 17 और किसी में नहीं है, केवल ए में है। तो आपका आंसर मिल गया, क्योंकि दूरी तो वो 17 किलोमीटर ही तय करेगा। अब अगर विस्थापन की बात करोगे तो विस्थापन सीधी दूरी होती है, यानी आपको यहाँ से यहाँ नापना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा। यानी यहाँ पर विस्थापन 13 किलोमीटर मिलेगा, और आपका जो दूरी है वो 17 किलोमीटर मिलेगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा प्रश्न हल किया जाए। अगर एक इसमें 2 आंसर था, अगर एक आंसर मिल गया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? अगर किसी और ऑप्शन में 17 दिया होता तो हम चेक करते, लेकिन केवल एक ही ऑप्शन में 17 है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। हमें विस्थापन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको सरल रेखा में गति के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की संभावना है, वो मैंने आपको बता दिया। मैं हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताने के बाद कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने लाता हूँ, कुछ MCQs आपके सामने लाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। जब हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे ना, तो हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अभी तो मैं आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मिक्स होंगे। जब मिक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपकी असली परीक्षा होगी कि आप कितना आपका तैयार है, कितना आप मजबूती के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है।
तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। क्लास को लाइक तो कर ही दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी ऐसी क्लासेस का लाभ उठा सकें, ऐसी क्लासेस का मजा ले सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।